नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले खबर हाजीपुर से, जहां रास्ते को लेकर हुए विवाद में पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई है। घटना नगर थाना के माल गोदाम के पास की है। उपद्रवी तत्वों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पत्थरबाजी में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गए और कई घरों के खिड़की के शीशे टूट गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रण में किया, लेकिन उपद्रवी भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए और इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं उन उपद्रवी तत्वों को रास्ते को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में झड़प और पत्थरबाजी हुई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और पत्थर भी आप देख सकते हैं। और देखिए, शीशे तोड़े गए कई गाड़ियों के, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस के आने से पहले ही उपद्रवी फरार हो गए। हाजीपुर से ये खबर है। ड्राइवर गाड़ी लेकर के आ रहा था, उसमें और भी लोग सवार थे। गाड़ी भी तो नहीं लगा, ये हो था, इसलिए गाड़ी भी नहीं लगा। उसी पर भरसा वर्षा हो गया। उसके बाद मार्केट के लोग कौन लोग सकते हैं, कौन लोग हैं वो लोग? बगैर मल्लिक। अच्छा, फायरिंग हुआ है? हाँ, कितने फायरिंग हुआ है? हम समझते हैं कि 8-10 राउंड फायरिंग हुआ। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या पुलिस किसी उपद्रवी को पकड़ पाई है अब तक? देखिए सुमित, इस मामले में जो पत्थरबाजी और फायरिंग की बात आई है, जो सीसीटीवी कैमरे में हम देख पा रहे हैं, तो ये जो घटना हुई है, घटना के बाद उपद्रवी तत्व जो है घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस उसके बाद पहुंची और उनकी धरपकड़ के लिए कई जगह छापेमारी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पे जो है, जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा एक FIR कराई गई। उसके बाद पुलिस जो आरोपी है उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की बात कर रही है। देखिए, ये पूरा मामला जो है रास्ते की विवाद को लेकर हुआ था और इसको लेकर एक पंचायत होनी थी लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में, वहां के जो रहने वाले थे, और पंचायत होने वाली थी। उसी दौरान उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और कहा यह भी जा रहा है कि उस दौरान गली में घुसकर कुछ लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने फायरिंग भी की है। तो पूरे मामले पर पुलिस जो है जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सुमित, बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेतिया से बड़ी खबर है। बेतिया में 11 लाख की लूट हुई है। दिन दहाड़े 11 लाख की लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। रुपए लूटने के बाद अपराधी फरार हो गए। शांति नगर इलाके की यह घटना है। ये बड़ी खबर बेतिया से, जहां दिन दहाड़े 11 लाख की लूट हुई है और पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया अपराधियों की ओर से। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, पुलिस क्या कह रही है दिन दहाड़े लूट के बाद? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये दिन दहाड़े घटना हुई है। जब पेट्रोल पंप से 2 कर्मी 11,05,000 रुपया लेकर स्टेट बैंक मेन ब्रांच जा रहे होते हैं बैंक में पैसे जमा कराने, बीच में ही करीब पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी पे 2 अपराधी हथियार के साथ खड़े रहते हैं और जैसे ही दोनों कर्मी वहां पहुंचते हैं, अपराधी दोनों जो कर्मी को हथियार दिखाकर उनसे 11,05,000 रुपया लूटकर आराम से फरार हो जाते हैं। उसके बाद दोनों कर्मी जो है वो अपने पेट्रोल पंप मालिक को सूचना देते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन करने में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है पुलिस, लेकिन जिस जगह पे जो ये NH 727 पे पेट्रोल पंप है और उसके विपरीत साइड में एक गली जाती है जो सीधा स्टेट बैंक की तरफ जा रहा रास्ता होता है, उस रास्ते में हुई है। तो सीसीटीवी मिलना भी पुलिस के लिए मुश्किल है। इस परिस्थिति में पुलिस अपराधियों की शिनाख्त कर पाने में उसको परेशानी हो रही है और चिन्हित करने में परेशानी हो रही है। लेकिन SDPO सदर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अपराधियों को चिन्हित कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी सुमित, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कटिहार से खबर है। कटिहार के रौतारा थाने के हाथी दियरा गांव में 20 नवंबर को छठ पर्व के असामाजिक तत्वों ने छठ घाट पर तोड़फोड़ की थी और महिलाओं का वीडियो बनाया था। इस दौरान उपद्रवी तत्वों ने छठ व्रतियों की आस्था पर चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने गांव का दौरा किया, जहां यह वाकया हुआ था।
घटना के 3 दिन बाद भी लोगों में दहशत कायम है। पीड़ित लोगों ने न्यूज 18 से कहा कि उन लोगों के साथ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहां हिंदू समुदाय के लोग महज 25 परिवार हैं। लिहाजा कभी उनके धर्म पर आघात पहुंचाया जाता है तो कभी उनके खेत खलिहान को जोत लिया जाता है, उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है। इस बाबत उन्होंने कई बार प्रशासन से फरियाद लगाई, लेकिन प्रशासन ने उचित सहयोग नहीं दिया। फिलहाल छठ घाट पर तोड़फोड़ मामले में जहां रौतारा थाना के चौकीदार सुखदेव पासवान के बयान पर अज्ञात लोगों पर धारा 295 और 295A के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वहीं गांव के 43 लोगों ने भी एक पब्लिक पिटीशन थाने में दिया है। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक ना तो किसी को गिरफ्तार किया गया, न ही किसी तरह की कार्रवाई हुई है। पीड़ित लोगों से बात की हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। ये रौतारा थाना का हाथी डेरा गांव है और वार्ड नंबर 12 है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं और इन लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस यहाँ पर कैंप कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों में दहशत है। आइए हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर क्या मामला है। यहाँ से हम लोग गए थे माचला की पूजा करने के लिए घाट जाने के वक्त में हम लोग पूजा कर रहे हैं। तब पूजा कर रहे हैं, पहला अर्घ का दिन का बात है। जब पूजा कर रहे हैं, जब पानी से जब हम निकल रहे हैं, सब पर्वतनी बाहर निकल को कपड़ा चेंज कर रहा है, तो मुस्लिम वहाँ जो है कम से कम 50 गो होगा कि बेसिए होगा, हम लोग नहीं गिने हैं। तो जितना लेडीज कपड़ा चेंज कर रहा है सबका वीडियो बना रहा है। उसी में से 1-2 आदमी जब बोलने गया कि हम लोग का इज्जत नहीं है, काहे वीडियो बना रहे हैं, इसी में वो लोग हाथापाइयाँ करने लगा। रात में रसीद छीन लिया है, टिप्पा लिया है हमको जमीन। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने थाना में किया था? नहीं, हम अकेले नहीं किए हैं। अच्छा, जमीन ले लिया वो। जमीन पर ये पारो गुड़िया है ना, इसको 4 दिन इसको तंग किया। इधर 2 महीना पहले, 4 महीना पहले जिसके किसी घर में 4 दिन सुता डर से, लेकिन उसका पीछे लगा हुआ था। जिस दिन उसको घर में मिला, वो उसको पकड़ के बोला कि तुम टिप्पा देगी कि नहीं देगी, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। मार देने के धमकी से वो टिप्पा दी। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग को जो ऐसा करता है हम लोग के साथ, उससे कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए और हम लोग को जमीन वापस मिलना चाहिए। अब सुनते हैं उस युवक की बात जिसने छठ घाट पर तोड़फोड़ का वीडियो बनाया था। अब उस युवक को धमकी मिल रही है। दिनेश शाह से बात की हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। जी, वीडियो हमने बनाया है, वीडियो बना के हमने वायरल किए हैं। पहले भी घटना करा था, छठ पर्व में भी घटना किया है ऐसा, इसलिए सूचना चाहते हैं और वीडियो बना के वायरल किए हैं। तो यहाँ के जितना मुस्लिम भाई लोग हैं सब मेरे पर नजर डाल के रखा कि यही लड़का ने अखंड भाई फैलाया है। और मेरे माता बहनों से सबसे निवेदन करके हम लोग वीडियो बना के चढ़ाए हैं। अभी क्या हालत है? अभी तो हालत जो 7 आदमी को जो नाम दिए हैं इसका अभी तो कोई एफआईआर नहीं हुआ है। अब देखा जाए, जल्द से जल्द हम लोग को चाहिए। क्या किसी तरह की कोई धमकी वगैरह कोई? हाँ, धमकी देता है कि यही लड़का ने वीडियो ये किया है, इसी को देखा हुआ जाएगा जब नाम आएगा। तो क्या मन में डर वगैरह? हाँ, मन में तो पूरा अभी हम लोग को डर है, क्योंकि हम लोग यहाँ 10 घर वही रास्ता से जाते हैं, वही रास्ता से आते हैं। अगर इसका बीच में किधरों हम लोग को घुसा देगा पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ। तो मौजूद है यहाँ? हाँ, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है रास्ते में। आज प्रशासन कल नहीं रहेगा तो परसों नहीं रहेगा तो प्रशासन हम लोग को कितना दिन तक देगा। कटिहार में छठ व्रती के साथ हुई घटना को लेकर सियासत गर्म है। इस मामले में जब कटिहार से आने वाले माले विधायक महबूब आलम से पूछा गया तो उन्होंने इस घटना की जानकारी से इनकार किया। साथ ही उन्होंने वीडियो बनाने वाले की मंशा पर सवाल उठाए और बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। कटिहार तो बहुत शांति और अमन चैन वाला इलाका है, सांप्रदायिक सद्भाव का इलाका है, और कुछ असामाजिक तत्व ने ऐसा अगर किया है तो हम उसकी निंदा करते हैं और हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे मने। सर, ये जो घटना घटी है उससे लगता है कि जानबूझ के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, तो आप क्या मांग करेंगे, क्योंकि आप भी उधर ही से आते हैं? अभी तो ये इस घटना की जानकारी है नहीं मुझे, समझ। तो अगर इस घटना को कभी कभी अनायास ही हो जाता है। वहाँ पे जो घटना घटी, छठ व्रती छठ करने जा रहे थे तो उनका वीडियो बनाने की कोशिश की गई। वीडियो बनाने की कोशिश की गई तो ऐसे ही लड़के सब तो वीडियो बनाते हैं, उनकी नियत क्या ही देखना चाहिए हम लोगों को। नियत पर सवाल, मतलब कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है। बिल्कुल, अगर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। कटिहार के हथिया कटिया दियारा में छठ के मौके पर हुई घटना के खिलाफ प्रशासन अब चौकस है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ग्रामीणों की ओर से 7 लोगों के खिलाफ नामजद आवेदन दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
अभी कंप्लीट शांत है, कहीं दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो शरारती तत्व था उसको हम गिरफ्तार शीघ्र ही करेंगे, 1-2 दिन में कर लेंगे। और दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई के लिए जो साहब के यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें भी हम लोग बाउंड डाउन करेंगे दोनों पक्षों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन राजभवन में हुए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से लेकर विधायकों के शपथ ग्रहण तक ऑडियो वीडियो की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ना तो मंत्रियों का शपथ ग्रहण ठीक से सुनाई दिया और ना विधायकों के शपथ ग्रहण के समय ठीक से आवाज आई। सवाल है कि इन कार्यक्रमों में जिनके ऊपर ऑडियो वीडियो की जिम्मेदारी थी, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तस्वीर सीएम के शपथ ग्रहण की है। मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको सीएम की शपथ सुनाई दे रही है? फिर से कोशिश कीजिए। ठीक से सुनाई नहीं दिया ना? आज से 50 साल बाद भी आर्काइव से ये तस्वीरें निकलेगी तो ऐसे ही बेकार आवाज सुनाई देगी और लोग नीतीश कुमार के 7वें शपथ ग्रहण को ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण याद करेंगे। ऑडियो की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण आवाज खराब तो है ही, वीडियो भी अच्छा नहीं था। नीतीश कुमार के जिस 7वें शपथ ग्रहण पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी, खराब ऑडियो के कारण वहां से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुख्यमंत्री के बाद 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन हाल वही रहा। अब जरा कैमरा का हाल देखिए, तस्वीरें हिल रही हैं। इससे अच्छी वीडियोग्राफी तो मोबाइल से बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इतने बड़े और प्रतिष्ठित कार्यक्रम का ये हाल था। अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। हफ्ते भर बाद जब विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ तो भी हालात नहीं बदले। जगह बदल गई लेकिन सूरत नहीं बदली और आज भी वही हाल था। देखिए, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और शीला देवी ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन किसी की भी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए। जिन कार्यक्रमों पर पूरे देश की नजर रहती है, जिसको सुनने के लिए पूरे बिहार के लोग कान लगाए हुए रहते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी क्या नाकाबिल लोगों के जिम्मे है? सवाल है कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है और जिम्मेवार अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एआईएमआईएम विधायक के शपथ ग्रहण करने के दौरान हिंदुस्तान शब्द नहीं बोलने पर विधानसभा में राजनीति गरमा गई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा, जो लोग हिंदुस्तान नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं। वहीं जेडीयू नेता मदन सहनी ने भी कहा कि अगर हिंदुस्तान बोलते तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें हिंदुस्तान बोलना चाहिए था। भारत की जगह पर हिंदुस्तान शामिल लिखा गया है संविधान में। भारत के लोग भारत का संविधान, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से क्या है सचिव महादेश में क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं न है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैंने भारत का संविधान के बारे में
मैं अख्तरुल ईमान जो मुमताज असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजुटता कायम रखूंगा और इस ओहदे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज दयानतदाराना तौर पर अंजाम दूंगा। बिल्कुल गलत ऑब्जेक्शन है। जिनको इस देश में रहने वाले जिन व्यक्ति को, जिन जनप्रतिनिधि को हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल सदन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए, किसी और देश जाना चाहिए जिनको हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है। ये पूरा गलत नियति है, गलत परंपरा है। सदन के अंदर में थे और उन्होंने कहा कि 5 भाषा में शपथ ग्रहण करने का रखा गया था और उस 5 भाषा में हिंदी, मैथिली, इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू, जिसमें सभी जगह भारत लिखा हुआ था और उर्दू में हिंदुस्तान लिखा हुआ था। तो उन्होंने अध्यक्ष जी को कहा और हिंदुस्तान के जगह पर उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान भी बोला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बोलना चाहिए था। और होता है कि कभी कभी लोग शपथ ग्रहण में अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए या बोलने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल के हिंदुस्तान बनाम भारत के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस पर अख्तरुल ईमान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका सुझाव था, लेकिन बीजेपी ने अख्तरुल के बयान पर आपत्ति जताई है। शपथ के दौरान नहीं, शपथ से पहले, शपथ के दौरान नहीं, शपथ से पहले मैंने आसन से यह जानना चाहा कि भारत का संविधान, भारत के लोग, ये ज्यादा पढ़ा जाता है। सारी इसमें भारत लिखा हुआ है, उर्दू में हिंदुस्तान, चूंकि बहुत पुरानी कॉपी भी थी वो, तो इसलिए मैंने जानना चाहा कि सर उचित क्या होगा, उर्दू में ट्रांसलेट किया कहें। ऐसा तो नहीं कि ट्रांसलेटर ने सही उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया। ये मैंने मशवरा मांगा, कोई आपत्ति नहीं थी हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये गीत गुनगुनाते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से लव करते हैं। मुझे तो ताजुब लगता है, अगर हिंदुस्तान कहने में ताजुब लगता है, दिक्कत होता है, फिर हिंदुस्तान की मिट्टी पे क्यों रहते हैं, हिंदुस्तान का जल अन्न क्यों ग्रहण करते हैं। छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो जिन्हें देश से प्यार नहीं है उसको जीने का भी अधिकार नहीं। जब अपने देश का नहीं हो सकता है, जिस माटी में वो जन्म लिया है उसका नहीं हो सकता है, तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरफ एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द बोलने पर आपत्ति जताई, तो कांग्रेस विधायक शकील खान ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर अलग मिसाल पेश की। भोजपुरी नहीं दे रही है, तो मेरा एक इशारा भी ये था कि ज़बानें जो है, एक तो किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी समाज से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, और सेकेंडली मॉडर्न ज़ुबान जिसको हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसकी जो हालत बिहार सरकार ने बना रखी है, तो इशारा भी था, अफर्मेस भी था कि हम अफर्मेटिव के तौर पर वो उसको उपयोग कर रहे हैं। तो ये आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला, साथ ही अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। तेजस्वी ने कहा कि यह सब मामला तब का है जब मेरी मूंछें भी नहीं आई थी। तेजस्वी ने कहा कि मैं तो खुद चार्जशीट करने की मांग सरकार से करता रहा हूं। एक बात बताइए, हम मंत्री कब थे, उप मुख्यमंत्री कब थे? 2015 से। क्या मेरा उप मुख्यमंत्री रहते हुए में कोई गंभीर आरोप लगा है? ये तो तब के पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र वाले केसेस हैं जब मेरा मूंछ नहीं था। तो ये तो जग जाहिर है ना। और हमने तो कई बार कहा है, और पिछले ही विधानसभा में, पिछले सेशन का जो रहा, हम पहला व्यक्ति हैं जो कहता रहा कि भाई जल्दी चार्जशीट करो, जल्दी चार्जशीट करो। बिहार विधानसभा में इस बार लेफ्ट विधायकों की संख्या बढ़ गई है। इससे लेफ्ट के विधायक भी उत्साहित हैं और उन्होंने विधानसभा के लिए खास रणनीति बनाई है। और जनता के ज्वलंत मुद्दों को, और जो वर्तमान मुद्दा है गुलनाज और किडनी रैकेट और मंगल पांडे को, जितने भी पिछले दरवाजे से बिना चुने हुए प्रतिनिधि को नकारा लोगों को जो बनाया गया मंत्री, उनके खिलाफ जोरदार ढंग से बातें होगी। एजेंडा तो पहले से तय है। हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और सरकार का हम 19 लाख देंगे। अब 19 लाख दें, हम लड़ेंगे। अरवल के विकास को लेकर के आज का जो एजेंडा है, उस एजेंडा के साथ हम लोग पूरे विधायक खड़ा रहेंगे। हमारा एजेंडा वहाँ पर स्थानीय तौर पे चीनी मिलों का जो जुल्म है, शोषण है किसानों का, वो एक है एजेंडा। बाढ़ की समस्या है, और शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है।
और इस बार का एजेंडा हम लोग का भूमि सुधार, रोजगार, धान खरीद और सोन नदी में जलाशय का तत्काल निर्माण, ये एजेंडा रहेगा। और हम लोग सरकार को इस मामले में घेरेंगे और दबाव डालेंगे कि इनको पूरा करें। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने एनडीए के विरोध के लिए साथ आने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन के नेता काफी हैं। वहीं एआईएमआईएम ने कहा कि हमारे विधायक जनता की आवाज उठाने के लिए काफी हैं और हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। किस बात के साथ लेके चलना है भाई? अरे हमारी एक विपक्ष की एकता बनी हुई है। हम लोगों ने एक साथ अलायंस पे चुनाव लड़ा है और मजबूत हमारी संख्या है, मजबूत विपक्ष है। तो विपक्ष हर आदमी को अपनी अपनी आवाज उठाने की अलग अलग सकत है, वो रखे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा तो हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा नहीं है, तो उसको साथ लेने का क्या मतलब है? अरे गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, उसको समर्थन देने कौन जा रहा है? उसको देने के जा कौन रहा है जो कर? अगर नहीं, मैं थर्ड फ्रंट हूं। बिहार की जनता ने मुझे तीसरे बदल के तौर पर स्वीकार किया है, मुझे मैंडेट दिया है, मैं तीसरी जगह पर खड़ा हूं। मैंने किसी को कहा कि मुझे साथ लो। बिहार विधानसभा में पहली बार और सर्वाधिक मत से चुनाव जीतकर कहलगांव से आने वाले बीजेपी विधायक पवन यादव जब बिहार विधानसभा पहुंचे तो अंदर जाने के पहले उन्होंने सदन की सीढ़ियों को झुककर प्रणाम किया और नमन कर विधानसभा में प्रवेश किया। पवन यादव ने ऐसा क्यों किया, उनसे जानने की कोशिश की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, और अपने सीढ़ी को क्यों चुना? चूमे सर ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का हम किसान का बेटा हैं और सभी किसान ने अपने बेटा को मिल कर करके विधानसभा में भारी बहुमत से पूरे विधानसभा बिहार का सबसे ज्यादा बहुमत हमको मिला है और वहां से आए हैं। सभी माताओं का, बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जिस चीज के लिए हम लोगों को भेजा गया है उस मंदिर में घुसने से पहले मैं प्रार्थना करके सभी का अभिवादन करता हूँ। क्षेत्र की जनता सदन में प्रवेश करने के पहले मंदिर जैसा सीढ़ी पर आशीर्वाद लिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे लिए सदन किसी मंदिर से कम नहीं। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा के पहले दिन, सत्र के पहले दिन कई तरह के रंग देखने को मिले, जिसमें पवन यादव जिन्होंने कहलगांव से जीत हासिल की और सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल की है, उन्होंने सदन को प्रणाम किया, उसके बाद सदन के अंदर प्रवेश किए। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। छपरा में बाढ़ राहत नहीं मिलने से नाराज कोरिया पंचायत के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय पर धावा बोल दिया और सीओ के साथ जमकर धक्का मुक्की की। हंगामा इतना बढ़ गया कि सीओ को थाने में शरण लेनी पड़ी। लोगों का आरोप था कि सीओ कार्यालय में बाढ़ राहत के लिए लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र की खबर है, जहां मझौलिया गांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हर्ष फायरिंग की घटना उस वक्त हुई जब नर्तकी डांस कर रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश स्टेज पर चढ़ गए और पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली मझौलिया गांव के अविनाश कुमार को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।